इमेजिन करो कि एक सुबह तुम उठते हो और न्यूज़ खोलते ही तुम ये देखते हो कि देश के पार्लियामेंट में आग लग गई। सरकार को लोगों ने जला दिया और पीएम ने रिजाइन भी दे दिया। अब ये चीज़ सुनने में थोड़ी शॉकिंग लग रही है ना। अब ये कोई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ऐसा सच में हुआ है, जहां नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों ने अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दी। और अब सोचो, अगर कल को इंडिया जैसे बड़े देश में भी ऐसा कुछ हो जाए तो हमारी इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट, जॉब और रुपये के साथ क्या होगा। अब आज की इस वीडियो में हम यही सब क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे। व्हाट हैपेंस टू अ कंट्री इकोनॉमी व्हेन पॉलिटिकल क्राइसिस हिट्स विथ योर फाइनेंस एडवाइजर। और इसमें हम नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे और समझेंगे कि अगर फ्यूचर में इंडिया जैसे बड़ी इकोनॉमी में ऐसा हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या डेंजर हो सकते हैं। और एट दी एंड हम ये जानेंगे कि इंडिया में जीडीपी, इन्फ्लेशन और मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीसेंट पास्ट से एग्जांपल ले लेते हैं, जहां पे जिन देशों में सच में ऐसा हुआ है उनकी इकोनॉमी, इनकी जीडीपी और उनके मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में 2025 में बड़े प्रोटेस्ट हुए जिसमें स्टूडेंट और यूथ ने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तक को डैमेज कर दिया। करप्शन और जॉब्स के अगेंस्ट ने आंदोलन था। रिजल्ट, ऑली गवर्नमेंट गिर गई और कंट्री में पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया। इससे जीडीपी इम्पैक्ट क्या हुआ? नेपाल का प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो 2025 के लिए सिर्फ 4.5% तक लिमिटेड हो गया, जो साउथ एशिया के सबसे स्लो पेस में से एक है। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में 15-24 के एज ग्रुप वाले जो लोग हैं उसमें 22.7% तक पहुंच गए। मतलब हर 5 लोगों में से सिर्फ एक ही यूथ ऐसा है जो उस टाइम नौकरी कर रहा है, बाकी के बचे हुए जो 4 यूथ है वो बेरोजगार बैठे हैं। उसके बाद आता है टूरिज्म एंड रेमिटेंसेस पर इफेक्ट। प्रोटेस्ट के बाद टूरिज्म, जो नेपाल की जीडीपी का मेजर पार्ट था, क्रैश मॉडल में आ गया। रेमिटेंस की अगर बात करें तो जीडीपी का 33% भी रिस्क में है क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट गिरता जा रहा है। अब ऑब्वियसली अगर कोई भी देश में हमला होगा या फिर उसकी देश की गवर्नमेंट ही सेफ नहीं रहेगी तो कोई भी टूरिस्ट वहां पे जाना पसंद नहीं करेगा। और नेपाल का भी जीडीपी ग्रोथ काफी ज्यादा हद तक टूरिज्म पे डिपेंड था। इसके अलावा जो नेपाल की यंग पॉपुलेशन है वो देश छोड़कर जा रहे हैं फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट, फॉर बेटर इन्वायरमेंट। मे बी इसका असर नेपाल पे इंस्टेंट ना देखने मिले, बट आप ये फ्यूचर में देखोगे तो नेपाल की जीडीपी ग्रोथ और नेपाल की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो काफी कम होती जाएगी। वो इसलिए क्योंकि किसी भी देश की ग्रोथ सबसे ज्यादा डिपेंड करती है उसकी यूथ पर। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जितना यूथ होगा उतना ज्यादा इंडिया ग्रो करता जाएगा, बट नेपाल के जितने भी यूथ है वो खुद बाहर के देश जाते जा रहे हैं। एट दी एंड फ्यूचर में नेपाल को बढ़ाने के लिए कोई यूथ ही नहीं बचेगा। अब शॉर्ट समरी हम ले लेते हैं बांग्लादेश की भी। सबसे पहले बांग्लादेश में कोर्ट प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो गया कि पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन प्रेशर फेस करना पड़ा। कंट्री में स्ट्राइक्स, शटडाउन और वायलेंस ने इकोनॉमी को काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया। जीडीपी 2024 में पर कैपिटा जीडीपी 2593 था, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद स्लो डाउन होता चला गया। इन्फ्लेशन की बात करें तो प्रोटेस्ट पीरियड में इन्फ्लेशन शूट अप करके 10.5% तक पहुंच गया। इसका डायरेक्ट इफेक्ट मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज के खर्चे पर पड़ने लगा। अब हम ये एग्जांपल से समझते हैं कि ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड के इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो वो एवरेज 3% है, बट अगर हम सिर्फ बांग्लादेश के इन्फ्लेशन की रेट की बात करें तो वो 3% ना 10% के ऊपर भी चला गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज को इम्पैक्ट पड़ा। और जो मेन इम्पैक्ट वो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टर्स और एमएनसीज ने नए प्रोजेक्ट डिले कर दिए क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही मिसिंग थी। अब कोई भी कंपनी अगर एमएनसी हो या फिर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अगर उस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा हो तो सबसे पहले वो 2 चीज ही देखती। फर्स्ट ऑफ ऑल उस कंपनी की ग्रोथ फ्यूचर में क्या होने वाली है, और सेकेंड उसकी खुद की गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज एमएनसी कंपनीज को या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करती है तभी जाके ये लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और अगर मैं इन सभी देशों की बात करूं तो इनकी पॉलिसीज तो कहाँ, ये खुद ही नहीं टिक पा रहे। इसी वजह से इनमें डायरेक्टली जो बाहर के इन्वेस्टर्स थे या फिर जो एमएनसी कंपनीज अपने पैसे इन्वेस्ट करने वाली थी वो नहीं। थर्डली हम बात करते हैं श्रीलंका की। अब 2022 में राजापक्सा गवर्नमेंट कोलैप्स हुई
श्रीलंका का केस सबसे बड़ा था। यहाँ सरकार के गिरने से कंट्री पूरी कोलैप्स मोड में चली गई। इन्फ्लेशन की बात करें तो क्राइसिस पीक पर श्रीलंका का इन्फ्लेशन 60 से 70% तक पहुंच गया और फ्यूल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए। जीडीपी की बात करें तो 2022 में जीडीपी ग्रोथ 7.8% तक गिर गई, मतलब इकोनॉमी ऑफिशियली रिसेशन में चली गई। फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट खत्म हो गए। श्रीलंका को आईएमएफ बेल आउट लेना पड़ा। डेट डिफॉल्ट भी काफी बढ़ा। 2022 में श्रीलंका ने अपना फॉरेन डेप्ट ऑफिशियली डिफॉल्ट कर दिया, जो किसी भी कंट्री के लिए सबसे बड़ी फाइनेंशियल फेलियर होती है। अब कॉमन पैटर्न अगर हम ये सभी देश की देखें, गवर्नमेंट कोलैप्स के बाद सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ जो स्लो या फिर नेगेटिव हो जाती है। सेकेंडली इन्फ्लेशन स्पाइक करता है, बेसिक चीजें महंगी हो जाती हैं। और थर्डली इन्वेस्टर और फॉरेन ट्रस्ट गिरता है, जो नए प्रोजेक्ट्स रोक देता है। फोर्थ, जॉब लॉसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद कंट्री को आईएमएफ बेल आउट लेना पड़ता है। अब इसके अलावा भी कई इम्पैक्ट पड़ते हैं, बट ये सब मेजर इम्पैक्ट पड़ते हैं जो देश की गवर्नमेंट के गिरने के बाद होते हैं। अब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि अगर सेम सिनेरियो इंडिया में हुआ तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन कभी भी रियल भी बन सकती है, क्योंकि इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन काफी तेजी से ऊपर जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल काफी ज्यादा गवर्नमेंट को बैकलैश में रखते हैं। अब अगर इंडिया में सेम चीज होगी तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन। इंडिया का करेंट जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 6.3 से 6.8% के बीच है। र्यूटर्स और इकोनॉमिक टाइम के रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर मैं बताऊं कि ट्रेड वार्स और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की वजह से ग्रोथ फोरकास्ट थोड़ा डाउन रहता है। उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस आने पर पब्लिक स्पेंडिंग और इन्वेस्टर प्रोजेक्ट्स डिले होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रुकेगी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स कम एक्सपेंशन करेंगे, तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ टेम्परेरीली गिर सकती है। 1 से 2% का डिप या उससे भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग क्राइसिस कितना बड़ा है। सेकेंड पॉइंट, इन्फ्लेशन स्पाइक होगा और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने लगेगी। इंडिया अभी इन्फ्लेशन को मैनेज कर रहा है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस कंडीशन में इन्फ्लेशन इजीली शूट कर सकता है। स्पेशली खाने में, जो भी नॉर्मल आप चीजें कपड़े पहनते हो, वो सभी चीजों में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ेगा। अब अगर स्टडी के हिसाब से चले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफन लीड्स टू सप्लाई चेन डिसरप्शन, इंपोर्ट डिलेज होता है और फेयर प्रीमियम लगने से कॉमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाती है, जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वर्सेस इन्फ्लेशन की कोरिलेशन दिखाई देती है। अब अगर हम गवर्नेंस डिसरप्ट हो, सब्सिडीज या रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिले हो जाएगा, इन्फ्लेशन हाई होने का चांसेस काफी बढ़ जाएगा। अब ये सभी चीजों का इम्पैक्ट किसी और को नहीं बल्कि हम और आप लोगों को ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा इससे जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा पुअर फैमिलीज को, और जो मिडिल क्लास है, हम और आप जैसे लोग, उन सभी को। थर्ड, अगर हम बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यानी कि एफडीआई एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अब इकोनॉमिक सर्वे 2024 के डेटा के हिसाब से इंडिया में नेट एफडीआई इनफ्लो फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और हाई बोरोइंग कॉस्ट की वजह से, पॉलिटिकल क्राइसिस होने से फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर देखते हैं, रिस्क बढ़ जाता है, रेगुलेशंस, अनसर्टेनिटी, पॉलिसीज, फ्लिप फ्लॉप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एफडीआई फ्रीज हो सकता है या जो पेस ऑलरेडी इन्वेस्ट हुए हैं फंड्स में वो निकलना शुरू कर देंगे। नेट एफडीआई जो है वो एज % ऑफ जीडीपी और भी गिर जाएगा। नेशनल प्रोजेक्ट फंडिंग, फॉरेन कोरिलेशन डिले काफी ज्यादा होने लगी है। फोर्थ और मेजर इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट रिएक्शन एंड कैपिटल आउटफ्लो पर, मार्केट इमीडिएटली रिएक्शन डेंजर करेगा। सेंसेक्स निफ्टी ने शार्प फॉल होगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग करेंगे। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफपीआई रिस्क देखता है तो वो अपने कैपिटल बाहर निकालना शुरू कर देगा। ये कैपिटल आउटफ्लो रुपी पे प्रेशर डालेगा, रुपी डिप्रेशिएट होती जाएगी। फिफ्थ, रुपी डेप्रिसिएशन और फॉरेक्स प्रेशर बढ़ेगा। इंपोर्ट हैवी आइटम्स, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमोडिटीज एक्सपेंसिव होते जाएंगे। अगर रुपी वीक होगी तो इन्फ्लेशन और इंपोर्ट कॉस्ट का डबल इम्पैक्ट होगा। फॉरेन रिजर्व को डिफेंड करने पर सेंट्रल बैंक को रेट हाइक या रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे जो बोरोइंग कॉस्ट को बढ़ा सकता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सोशल फॉलआउट होंगे, जॉब क्रिएशन रुक जाएगी, नए बिजनेस प्लान्स डिले होते रहेंगे, टूरिज्म, एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स
कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों में सेवरल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यूथ एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट स्पाइक करेगी। अगर सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी तो फैक्ट्री शटडाउन या फिर काफ़ी ज़्यादा लीव बढ़ जाएगी और देश की गवर्नमेंट डेब्ट एंड बजट में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। क्राइसिस में गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है, सब्सिडीज, रिलीफ पैकेजेस, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। रेवेन्यू के लिए टैक्स कलेक्शन, ट्रेड टैक्सेस गिर जाएंगी, बजट डेफिसिट वाइडन होगा, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी अगर इन्वेस्टर्स डिमांड हाई इंटरेस्ट रेट पर रिस्क प्रीमियम रहेगा तो। अब ये सभी चीज़ों को पास्ट के कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि पास्ट में भी कई बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से इंडिया की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें को इम्पैक्ट पड़ा है। एग्जाम्पल अगर हम 2023 और 24 का ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट देखें तो उस टाइम इनफ्लो नंबर्स क्या थे। एफडीआई ने नेट इनफ्लो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2024 ड्रॉप डेटा दिखाया है। अब $42 बिलियन टू $26.5 बिलियन डिक्लाइन हुए थे जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड हाई बोरोइंग कॉस्ट हुई थी। नोम्यूरा ने इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट कट किया था 6.7% फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, सिटिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड स्टेल्ड रिफॉर्म्स एज डाउनसाइड रिस्क के लिए। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल रिस्क हाई हो तो एफडीआई इनफ्लोस लॉन्ग रन में सिग्निफिकेंटली गिरते जाएंगे। फाइनल अगर हम कुछ की पॉइंटर्स इसमें से निकालें तो पॉलिटिकल क्राइसिस होने पे, गवर्नमेंट फेल्स होने पे डायरेक्ट इमीडिएट और शॉक पड़ेगा जीडीपी पे, स्टॉक मार्केट पे और एफडीआई इनफ्लोस। अगर इन्वेस्टर ट्रेडर्स हमेशा सुकंड ना हो तो इंडिया जैसा बड़ा इकोनॉमी भी डीपली हर्ट हो सकता है। इसलिए स्टेबिलिटी पहले से ही सेफ गार्ड बना लें, पॉलिसीज, क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिकेशंस, ट्रांसपेरेंसी, ताकि फ्यूचर में जब क्राइसिस आए तो डैमेज कम हो। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया में वैसा ही चलता रहा जैसा अभी तक चलता आ रहा है तो मे बी बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे हाल भी हो सकते हैं और इसके क्या क्या चेंजेस होंगे ये मैंने ऑलरेडी कवर किया। बट ऐसा ना हो तो उसके लिए गवर्नमेंट को खुद क्या करना चाहिए। सबसे पहले पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इंडिया को सबसे पहले अपनी पॉलिसीज को क्लियर और प्रिडिक्टेबल रखना होगा। इन्वेस्टर्स और आम पब्लिक दोनों तभी ट्रस्ट करेंगे जब उन्हें पता होगा कि कल पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का इनिशियल कंफ्यूजन फॉरेन इन्वेस्टर्स को हेजिटेंट कर दिया था। अगर गवर्नमेंट हर नई पॉलिसीज के साथ ट्रांसपेरेंसी रखेगी तो पैनिक कम होगा और ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग बढ़ेगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है फिस्कल डिसिप्लिन। गवर्नमेंट को अपने बजट डिफिसिट और बोरोइंग हैबिट को स्ट्रिक्टली मैनेज करना होगा। अगर हर क्राइसिस में फ्रीबी और सब्सिडी कल्चर बढ़ेगा तो लॉन्ग टर्म में डेब्ट ट्रैप्ट बन सकता है। स्ट्रॉन्ग फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब है रेवेन्यू को एफिशिएंटली कलेक्ट करो, टैक्स सिस्टम और सिंपल बनाओ और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर अवॉइड करो। थर्ड पॉइंट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इंडिया में इन्फ्लेशन नॉर्मल पीपल के लिए, मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा दर्द है। पॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम में प्राइसेस और भी अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए फूड स्टोरेज, सप्लाई चेन रिफॉर्म्स और इंपोर्ट डाइवर्सन पे काम करना होगा। फोर्थ, एफडीआई एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। गवर्नमेंट को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए क्लियर फ्रेमवर्क देना होगा, लेकिन साथ में डोमेस्टिक स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज को भी एम्पावर करना होगा। अगर डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस हाई है तो फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो का इम्पैक्ट कम होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। आज इंडिया के पास सबसे बड़ा एसेट है अपनी यूथ पॉपुलेशन, लेकिन अगर जॉब्स क्रिएट नहीं हुई तो वही पॉपुलेशन प्रोटेस्ट और इंस्टेबिलिटी का कॉज बन सकती है, जिस तरीके से नेपाल में हुआ। अब इंडिया में यूथ पॉपुलेशंस के लिए गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट लाना ही पड़ेगा, प्लस जो मेजर पॉइंट है इन्फ्लेशन, उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ कि उन्हीं के देश के लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, सेम उसी तरह इंडिया में भी होने लगेगा। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, बट उतने मैसिव लेवल में ये चीज़ नहीं बढ़ी, इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बट अगर ये चीज़ कंटिन्यूसली में चलती रहेगी तो फिर गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिलेगा। फाइनल पॉइंट्स अगर देखें तो अगर इंडिया को अपनी जीडीपी ग्रोथ स्टोरी सेफ रखना है तो सिर्फ जीडीपी नंबर से इंफ्रा प्रोजेक्ट पे फोकस करना इनफ नहीं है। गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, पॉलिसी स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना होगा।
तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी सिचुएशन इंडिया में रिपीट ना हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इस वीडियो का एक भी पार्ट अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए। और अगर आपको ये जानना हो कि मिडिल क्लास ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रैप में फंसे रह जाते हैं, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको ये जानना हो कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे खत्म कर रहा है और लॉन्ग टर्म में आपको और ज्यादा गरीब कैसे बना रहा है, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।